नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएसपीसीएस एकेडमी में। और पीसीएस जे का ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है और ये अंतिम है। क्योंकि अब समय नहीं है, कल सुबह आपकी परीक्षा है, तो आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 150 क्वेश्चन देखेंगे और मैंने अभी तक 3 किए हैं और ये जुडिशियल स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन पेपर है। आईएसपीसीएस एकेडमी ने इसको नहीं बनाया है, ये राय सर के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे जल्दी से फटाफट। केल्सन के विधि संबंधी शुद्ध सिद्धांत संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि विधि एक अवपीड़क व्यवस्था है। दूसरा है होना विधि होना चाहिए प्रतिपादनाएं हैं। ठीक है। 3 में कह रहा है कि सामाजिक नियमों की व्यवस्था है विधि। और 4 में कह रहा है कि मानकों की श्रेणीबद्धता है, प्रत्येक मानक की वैधता किसी अन्य की पूर्वानुमानिक वैधता पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 3, 1, 2 और 4 सही है, यानी कि तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हम फटाफट करेंगे इसको। जोसेफ राज के अनुसार विधि है। तो यहाँ पर देख लेंगे इसका जो सही आंसर है, जोसेफ राज के अनुसार विधि है। तो यहाँ पर है इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक तथ्य है जोसेफ राज के अनुसार, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अब 3 का सी। आप इसको पॉज करके मिला सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास समय नहीं है आज। चलिए नेक्स्ट पूछेंगे, लिमिट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर यह रचना है, 4 का ए हो जाएगा, जेरमी बेंथम की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि HLA हार्ट का कथन है कि विधि है। तो 5 का हो जाएगा, विधि प्राथमिक एवं गौण विधियों का सम्मेलन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 6 में कह रहा है कि द टर्म लीगल थ्योरी हैज़ बीन फर्स्ट टाइम क्वाइंड बाई। तो ये किसने कहा था। तो ये 6 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। यह कहा था आपका डब्ल्यू फ्राइडमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड के सिद्धांत कितने हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दंड के सिद्धांत 5 हैं, ऑप्शन डी। 8 में देख लेंगे, नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था। तो किसके द्वारा। तो वह थे संत अगस्ताइन के द्वारा, ऑप्शन बी। 9 नंबर देखेंगे। लिखा है कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि। तो 9 का हो जाएगा, सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 10 नंबर में लिखा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका 10 का हो जाएगा यहाँ पर सी, जॉन रॉल्स का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है सी। चलिए इसको हम देख लेंगे, यह क्वेश्चन हम इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पर है कि ए का थ्री, तो सर हेनरी मेन, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। फिर B1 है तो ग्रेसियास नैतिक विचारधारा से। और हो जाएगा यहाँ पर C2 बेंथम है विश्लेषणात्मक विचारधारा से। और OW होम्स है यथार्थवादी विचारधारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कोई स्थानीय रूढ़ विधि के स्रोत के रूप में विधि मान्य और प्रवृत्त रहे, इसके लिए प्राचीनता के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा सी। तो युक्तियुक्ता, संविधि के अनुरूपता और नैतिक अधिकार के रूप में अनुपालन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 सही, 1 और 3 सही, यानी कि संविधि से अनुरूपता यह गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कब्जे की संकल्पना एक महत्वपूर्ण तत्व है अभिरक्षा, जिसका अर्थ है। तो 13 का हो जाएगा सी। यहाँ पर हो जाएगा कब्जा धारण करने वाले का अन्यों के द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत निर्धारित करता है। इन 7 सिद्धांतों में से कितने संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित करता है। तो 14 का हो जाएगा डी, यहाँ पर 5 जो स्थायी सदस्य हैं। चलिए निम्नलिखित में से देख लेंगे। 15 में निम्नलिखित में से कौन से 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर देख लेंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो जहाँ पर 2 है उसको हम काट देंगे, यानी कि जहाँ 2 नहीं है, यानी कि 2 और 3 अंतर्राष्ट्रीय और श्रम संगठन ILO अंतर्राष्ट्रीय संघ के संयुक्त राष्ट्र के अंग नहीं है। चलिए 16 में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र हुआ था। तो वह हुआ था आपका 10 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी। 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। चलिए 17 नंबर देखेंगे कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा 18। और आपके देश में कितने साल में मतदान करते हैं वयस्कता की? 18 साल की। तो 18 से 18 ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मतदान का जो दिया हुआ है कहाँ पे दिया है, तो वह 18 में दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य हैं? तो 18 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित कार्यवाही निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो 19 का हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों या उनमें से कुछ सदस्यों द्वारा, जैसे कि सुरक्षा परिषद निर्धारित करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्य 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका जरा फटाफट आंसर देखेंगे। तो जो 20 का हो जाएगा 1/3, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एक सूची को 2 सूची से मिलाना है और देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको मिलाने की। और 21 का जो सही आंसर है वह है सी यहाँ पर। तो हम देखेंगे, यह हो गया सी। तो सी में हम देख लेंगे एकत्रीय महासभा की संरचना, अनुच्छेद 9। फिर B2 सुरक्षा परिषद की संरचना, अनुच्छेद 23। फिर C1 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संरचना, अनुच्छेद 61। और न्यायिकता परिषद की संरचना, तो अनुच्छेद 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में से किसका कार्यालय हेग में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि का कार्यालय हेग में नहीं है और ये सारे हेग में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 समुद्री मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व मानव अधिकार दिवस का विषय है? तो 24 में यहाँ पर हो जाएगा सी, समावेशन एवं लोक जीवन में भागीदारी का अधिकार। यह पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थायी अदालत ने SS लोटस केस में निर्णय दिया था कि जब 2 विदेशी समुद्री जहाज आपस में टकराएं तो वहां पर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा भी, टर्की का अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास मामले को साम्य के आधार पर विनिश्चित करने की शक्ति होती है, कारण साम्य के विधि सामान्य सिद्धांतों में से एक है जो कि सभ्य राष्ट्रों को मान्य। तो 26 का हो जाएगा ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय यह विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है। चलिए 28 देखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से कब? तो आप जानते हैं कि यह 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 में लिखा है कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? तो यहाँ पर जो उसका अर्थ है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन डी, ए एंड बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा कि हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार स्तंभ है? तो यह कहा था मूल अधिकार के बारे में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होता? तो यह आपका 32 का जो सही आंसर है वह है डी, राजस्थान बनाम विद्या, माफ कीजिए 31 का है, तो 31 का बी होगा, नीलवती वोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सीमित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर 16 की 4 कामें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यह सरल क्वेश्चन है, आप इसको मिला सकते हैं। इसका मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा। और 33 का जो सही आंसर है वह है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे संविधा के
कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो 35 का हो जाएगा नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सम्मिलित है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 36 का ए, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम को बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, पोटा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि अभियुक्त व्यक्ति को सिवाय तुलना के लिए अंगूठे की छाप देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, कारण इसमें आत्म अभिशंसन होता है। तो जो 38 का जो सही आंसर है वह है डी। यहाँ पर ए सत्य है, ए सत्य है मगर आर फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यहाँ पर जो 39 का जो सही आंसर है वह है सी, अपने पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो आप सब जानते हैं यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी। लिखा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ए सीमित है। तो वह है भारत के सभी नागरिकों तक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्ति अधिकरण शामिल है, यानी कि कॉपीराइट। और कारण कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम पेटेंट सहित सभी प्रकार की संपत्ति पर विचार करता है। तो 42 का हम देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ए सही लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निश्चित चीजें सम्मिलित की गई हैं परिभाषा में। तो भूबद्ध की, तो जिनकी जड़ें भू में लगी हुई हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखा है कि निम्न में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है। तो यहाँ पर एलएलबी परीक्षा में वचन ग्रहीता, ऑप्शन बी होगा, यह अनुयोज्य दावा नहीं है। 44 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। भूमि के एक भाग पर मार्ग हेतु सुखाधिकार का अनुवाद, दो चीजों का विनिमय, पारिवारिक समझौता, अचल संपत्ति पर विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 45 का वह हो जाएगा डी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अंतरण योग्य है। तो यहाँ पर 46 का जो सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी अंतरण योग्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। तो विक्रय क्या है। तो विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। आजाद का मतलब अनबॉर्न। तो 48 का हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे हम सही आंसर, उपरोक्त सभी। यहाँ आप उपरोक्त सभी आप इसको पढ़ेंगे। चलिए 49 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 49 का डी आप देख लेंगे, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी, बाकी सब सही सुमेलित हैं। लिखा है किसी अपंजीकृत विक्रय की संविदा के अंतर्गत बाध्यकारी हस्तांतरित पर किसी कार्यवाही का अधिकार प्रदत्त नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में यह सिद्धांत अंतर्विष्ट है। तो 50 का हो जाएगा डी, धारा 53 ए में। नेक्स्ट देख लेंगे। लिखा है कि निम्न में से किस बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है। तो 51 का हो जाएगा भोग बंधक में। ऑप्शन सी। चलिए 52 नंबर देखेंगे। और 52 में कह रहा है कि जहाँ की प्रतिभूति बंधक मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक ही
है वहाँ बंधक हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है, केवल प्रभावी किया जा सकता है। तो 52 का जो सही आंसर है वह है डी है, उपयुक्त में से सभी। यानी पंजीकृत रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा बंधक कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करने के द्वारा कम से कम 2 साक्षियों के अनुप्राणित करने के द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 53 में लिखा है कि बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रावधानित है? तो 53 का बी हो जाएगा, धारा 63 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पट्टा करने वाले एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधित प्रावधान है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 108 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है यदि आ मकान का हस्तांतरण बा को 2000 रुपये में और बा जमीन का हस्तांतरण व आ को 1200 रुपये में तथा इसके अतिरिक्त 800 रुपये देता है तो ऐसा हस्तांतरण कहलाएगा? तो यह कहलाएगा विनिमय, ऑप्शन ए। 55 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे। 56 में कह रहा है कि का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचरण के में निम्नलिखित में से कौन से विवाद्य तथ्य हो सकते हैं? का ने हत्या की है, का एक ईमानदार व्यक्ति है, का को खा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिलता है, का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा, तो ऑप्शन बी 56 का ऑप्शन बी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? तो 57 का हो जाएगा सी, निश्चयात्मक सबूत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा? तो 58 का हो जाएगा सी, धारा 5 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस उपबंध में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो 59 का बी, धारा 11 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्वीकृति जो पहले अभियुक्त द्वारा की जाती किंतु कुछ समय पश्चात वह मुकर जाता है और इनकार कर देता है, ऐसी ही तो कहलाएगी? तो मुकरी हुई संस्वीकृति कहलाएगी, ऑप्शन सी। निम्न में से लिखा है निम्न वादों में से किस वाद में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है? तो यहाँ पर 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा बी, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के संबंध में मृत्युकालीन कथन करने के उपरांत मर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन अग्राह्य बना देती हैं? तो 62 का जो सही आंसर होगा वह होगा यहाँ पर देख लेंगे डी, उपयुक्त में से कोई भी परिस्थिति नहीं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है सुसंगत है, कारण दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वदा असंगत है। तो 63 का हो जाएगा सी, ये सही लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्रेत है, तो यहाँ पर 64 का हो जाएगा डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साक्ष्य विधि के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में यह उपधारणा करने हेतु कि उस अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो किसी विशिष्ट व्यक्ति का होना तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिलेख होना चाहिए? तो जो 65 का हो जाएगा वह सी, 5 वर्ष पुराना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है? का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? तो 66 का सी हो जाएगा, धारा 104 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दहेज हत्या के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता? तो 67 का जो हो जाएगा बी, पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में बयान लिखित में देता है उस स्थिति में उसका साक्ष्य समझा जाएगा? तो उसका साक्ष्य समझा जाएगा यहाँ पर मौखिक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 69 में देख लेंगे डी, सही सुमेलित नहीं। विधि सलाहकारों की गोपनीयता संसूचना धारा 127, यह सही सुमेलित नहीं है।
चलिए, किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने का यह युक्त आधार है कि वह एक डकैत है। तो 70 का हो जाएगा यहाँ पर ए, धारा 149। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़कर बताइए कि कौन सा युग्म विक्षिप्त मानसिकता अवस्था से लाभ लेने का सही दावा है। तो 71 का हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 4। तो 2 और 4 क्या है? निद्रा भ्रमण और मतिभ्रम। चलिए ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए जिसमें निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। तो 72 में हम देखेंगे निजी सुरक्षा, यहाँ पर सी हो जाएगा। जहां तीसरे पक्ष को हानि पहुंचाए जाने की उचित आशंका हो वहां निजी सुरक्षा का उपचार उपलब्ध है। चलिए देखेंगे यहाँ पर समूह के मामलों को संबद्ध कानून। अब इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे और जो 73 का सही आंसर है वह है सी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय दंड संहिता विधि अधिनियम 2013 में अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा की मात्रा निर्धारित की गई। नीचे अपराध और दंड की सूचियां दी गई हैं। सही मिलान एवं कूट का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो 74 का सही आंसर हो जाएगा वह है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त हुआ था। तो 75 का जो सही आंसर है वह है बीच 21 अप्रैल 2018 को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। तो 76 का सी, धारा 30 में। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है पा एक पुलिस अधिकारी युक्त पूछताछ के पश्चात खा को जिसने कोई अपराध नहीं किया गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। तो वह है सी, पा भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी। चलिए देख लेंगे। एक सूची को फिर से देख लेंगे हम लोग और इस सूची का जो सही आंसर है वह है 78 का सी। नेक्स्ट सूची देखेंगे। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। तो किस चीज की? डकैती की। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी है और दूसरी सूची को मिलाना है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक मालूम है कि धारा 124 का ए है आपका राजद्रोह। तो देखते हैं C1 कहाँ कहाँ पे है। इस तरह से आप करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। देखिए C1 सिर्फ एक में है तो मैं इसका आंख बंद करके आंसर ए लगाऊंगा और आंसर शीट में देखने से भी यही पता चल रहा है कि जो 80 का है वह है आपका आंसर ए। चलिए 81 में देखेंगे। ए एक बक्से में जो बी का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बी चोरी के लिए सिद्ध ठहराया जाए। ए ने अपराध किया है। तो 81 का हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। तो 82 का हो जाएगा यहाँ पर सी। 1, 3, 4 सही सुमेलित हैं और हम लोग इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य गंभीर व अचानक प्रकोपन। फिर 3 में लिखा है करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और 4 में लिखा है हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य दहेज मृत्यु। तो इस तरह अगर आप सुनते भी रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाएंगी। 83 कह रहा है कि ये एक पार्क में 15 वर्षीय एक लड़की से मिला। वह लड़की उसे बताती है कि क्या बताती है देख लेंगे कि वह 16 वर्ष की है और उसके पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसे यहाँ से कहीं अन्यत्र ले जाए तो उसे खुशी होगी। तत्पश्चात ए उसे अपने घर ले जाता है और उसे वहीं रहने देता है। तो यहाँ पर क्या किया है उसने? यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा कि ए विधिपूर्ण संरक्षिता से अवयस्क के अपव्यपहरण का अपराध किया है। तो यहाँ पर 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जेड के कब्जे में फर्नीचर और धन था। वह मर जाता है। उसका सेवक ए उस धन
के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो उसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। ए ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो 84 का हो जाएगा बी, धारा 404 यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 217 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है? तो आप जानते हैं ग्राम पंचायत का सरपंच अधिकारी नहीं होता है। यहाँ पर फिर से एक सूची दी गई है और सूची को दूसरी से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, हम मुझे पता है कि जो धारा 11 है वह रेस जजुडिकेटा यानी पूर्व न्याय से संबंधित है। तो देखेंगे बी का 3 कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर अब दो जगह बी का 3 है, दो जगह बी का 3 है, तो यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला और ये वाला। अब बचा हमारे पास ए और सी, और इसका जो सही आंसर है देखिए वह ए ही है। तो इस तरह से 50-50 पे भी अगर आपको लगता है तो माइनस मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग में आप चांस ले सकते हैं। 87 में लिखा हुआ है कि अन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में की गई है। तो 87 में हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 88 नंबर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। 88 का जो सही आंसर होगा वह है ए, 2, 3 और 4। तो दो यहाँ पर लिखा खर्चा, धारा 35 सिविल प्रक्रिया संहिता, वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26 विधि का प्रतिनिधित्व, धारा 50। नेक्स्ट देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन डिक्री निष्पादित की जा सकती है। तो यहाँ पर 89 का हो जाएगा डी, या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए जारी किया गया है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो 90 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और लिखा हुआ है कि आभूषणों का एक बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में बा के पास निक्षिप्त करता है। सा का यह अभिकथन है कि आभूषण आ ने उसे सदोष अभिप्राप्त किए थे और वह उन्हें बा से लेने के लिए दावा दायर करता है। यहाँ पर बा है, तो 91 का हो जाएगा आपका डी, आ तथा सा दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाचित वाद दायर नहीं कर सकता। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9 की उपधारा 3 के अनुसार प्रतिवादी पर सम्मल तामील का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होता है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वादी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीपीसी के अंतर्गत जब सम्मन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थित के कारण उचित समय से नहीं हो पाती तो सम्मन की तामील की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, वयस्क बेटे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। न्यायालय वाद पत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटा सकता है जहां वाद संस्थित किया जाना चाहिए। तो 94 का जो सही हो जाएगा वाद के किसी भी प्रक्रम पर। ऑप्शन डी। लिखा है कि एक पक्षी डिक्री के विरुद्ध उपचार के सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर 95 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि किस प्रावधान के अंतर्गत डिक्री पारित करने के पश्चात डिक्री धन किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दिया जा सकता है? तो 96 का हो जाएगा बी आपका, आदेश 20 नियम 11 सीपीसी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि वाद के प्रत्याहरण के पश्चात वादी, तो 97 का डी, समान वाद विषय के संदर्भ में नया वाद नहीं दायर कर सकता जब तक कि प्रत्याहरण के समय का न्यायालय में अनुमति ना प्राप्त हो। चलिए यहाँ पर 98 देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची को देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे सही हैं। तो लिखा है, इसका हम सीधे डायरेक्ट आंसर पढ़ लें। 98 का ए सही सुमेलित हैं। देख लेंगे। अस्थायी आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद 33 सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 33 में। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, अपीली न्यायालय की शक्तियाँ धारा 102 सिविल प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियाँ हैं तो बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की। तो यहाँ
99 का सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है भारत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 भाग में वारंट केस परिभाषित किया गया। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु आजीवन कारावास या सजा से दंडनीय है जो, तो 100 का हो जाएगा अभी 2 वर्ष के कारावास से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। तो 101 का जो सही हो जाएगा आंसर वह है ए, 1 2 3 4 सभी वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 102 का जो सही आंसर है वह है डी। यहाँ पर आप इसको देख के मिला लीजिएगा। 103 में कह रहे हैं डाक एवं तार की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 104 देखेंगे। लिखा है निम्न में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तो 104 का हो जाएगा बी, सहोदर भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 4 के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता। तो यहाँ पर पत्नी जो जारता की दशा में पत्नी जो आपसी सहमति से, यानी कि ऑप्शन सी, यह दोनों ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आईपीसी की धारा 164 के अंतर्गत साक्षियों के अभिकथन साक्ष्य होते हैं। तो वह होते हैं संपोषक साक्ष्य, 106 का बी। नेक्स्ट देखेंगे। अभियुक्त को जमानत का अजय अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण नहीं पूरा होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 90 से 60 दिन के अंदर। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फरार व्यक्ति की गैर हाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। तो 108 का ए, 299 धारा 299 के अंतर्गत। चलिए 109 ऐसे मामले जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की हो। यदि कोई अभी प्रति अग्रेसित करेगा। तो 109 का हो जाएगा आपका डी, उस जिला मजिस्ट्रेट को जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचरण किया गया हो। ऑप्शन डी होगा। चलिए 110 देख लेंगे। यहीं पे किसी अपराध की पीड़ित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। तो 110 का होगा ए, अपीली न्यायालय की अनुमति के बिना। ऑप्शन ए। लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय की पुनर्परीक्षण की शक्ति से संबंधित है। तो 111 का हो जाएगा बी, धारा 104। चलिए नेक्स्ट देख धारा 101। 112 में लिखा है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं में कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा 112 का बी, धारा 2 का खा या 2 का बी। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का वाद संबंधित है। तो यह है संबंधित प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संविदा अधिनियम के तहत कब एक करार संविदा बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 114 का डी, उपरोक्त में से सभी। 15 पागल खाने का एक रोगी जो कि अंतरालों में स्वस्थचित हो जाता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर जब वह अंतरालों के दौरान संविदा कर सकता है। जब वह मान ली कोई पागल है और आज पागल हुआ, कल फिर सही हो गया, परसों फिर पागल हो गया, तो वह जब ठीक हो जाएगा उस समय वह संविदा कर सकता है और वह संविदा वैध होगी। चलिए 116 में लिखा है कपट और दुर्व्यापदेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ए और बी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि सही उत्तर बताइए। यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रसिद्ध है तो करार है तो शून्य और अवैध दोनों। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 118 में कह रहे हैं खाक के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन का देता है। तो यह होगा यहाँ पर डी, का को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। ऑप्शन डी में। संविदा का विखंडन का अर्थ है। तो यहाँ पर 119 का हो जाएगा संविदा निरस्तीकरण। ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर एक सूची दी है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो इसका हम आंसर देख लेंगे। 120 का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति को उस पर लगे आरोप की प्रकृति तथा कारावास के बारे में जानने का अधिकार है।
कारण आरोपी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 का, वह है आपका डी। ए सत्य है परंतु आर असत्य, ऑप्शन डी। चलिए 122 देखेंगे। 122 में कह रहा है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिक कथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। कारण उपरोक्त कथन भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 की उपधारा 1 है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 122 का, वह है ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक असर्शन एंड रीजनिंग है। धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति चुनाव अथवा विशेष मतदान सूची में शामिल होने का दावा करने योग्य नहीं है। कारण उपरोक्त कथन भारत के संविधान का अनुच्छेद 125 का शीर्षक है। तो जहाँ पर 123 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 124 में कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्शों को सुस्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कारण राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्श व्यक्ति के प्रति न्याय, समानता, भ्रातृत्व और राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो जो इसका 124 का सही आंसर होगा वह है सी। यहाँ पर देख लेंगे, ए असत्य है, आर सत्य है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, यह इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। चलिए 125 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 125 का सी सही है। लिखा है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में एक संशोधन के माध्यम से जोड़े गए और वह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। लिखा है कि न्यायाधीश कानून नहीं बनाते बल्कि जो हमेशा से कानून रहा है उसकी घोषणा करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ पर देख लेंगे आगे। तो यह है ब्लैक स्टोन का, ऑप्शन बी हो जाएगा 126 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि रूढ़ि में पर्याप्त पुरातनता होनी चाहिए और रूढ़ि का अधिकार के रूप में पालन करना चाहिए। रूढ़ि उसी क्षेत्र के किसी अन्य रूढ़ि के साथ संगत आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन आपका 127 का सी। ये 2 और 4 सही है, यानी कि यहाँ पर जो 3 है वह असत्य है। चलिए 125 देखेंगे, 128 देखेंगे और 128 में हम एक सूची को दूसरी सूची से मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 129। इसमें भी एक सूची दी हुई है, सूची को दूसरी से मिलाएंगे तो 129 का हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट देखेंगे। स्वामित्व किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच उस संबंध को इंगित करता है जो उस व्यक्ति के स्वामित्व की विषय वस्तु बनाता है। निम्नलिखित में से यह टिप्पणी की थी? तो 130 का की थी, सामान्य ने यह टिप्पणी की थी। नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि किसी मामलों का या व्यवहार में यदि दो राज्य एक लंबे समय तक बार बार इसका अनुसरण करते हैं तो ये बाध्यकारी अप्रचलित नियम बन जाएगा। तो 131 का जो सही आंसर है वह है सी, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी मामला पुर्तगाल बनाम भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 में एक असर्शन और दूसरा रीजनिंग है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। कारण में लिखा है कि महासभा के संकल्प और घोषणाएं राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, सिर्फ संस्तुतियां होती हैं। तो जो 133 का यहाँ पर सही आंसर है वह है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 134 नंबर देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, इसमें 132 में बी सही था, आर ए सही है परंतु आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए 133 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और 133 का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर ए। चलिए 134 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 34 में हम देख लेंगे डायरेक्ट बी वाला कथन
गलत है, यानी कि 2 और 4 दोनों गलत हैं। चलिए 135 देखेंगे। सामान्य प्रस्ताव प्रसिद्ध वाद है, तो 135 का हो जाएगा बी, कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ऑप्शन बी। चलिए लिखा है, का खा के खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस बीच गा विज्ञापन द्वारा अब उसके भतीजे को माफ कीजिएगा, ढूंढने वाली व्यक्ति को 500 रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता है। का लड़के को ढूंढ लेता है और तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकर उसका दावा करता है। का पुरस्कार का अधिकारी है, तो यहाँ पर 136 का डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक 37 में दी हुई एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और आप इसको देख लीजिएगा। 137 का हम आंसर बताएंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए 138 देखेंगे। एक्स इस शर्त पर वाई को 5,000 रुपये अंतरित करता है कि वह बी और सी की संपत्ति से विवाह करे। वाई ए बी एवं सी की सम्मति के बिना विवाह करता है, किंतु विवाह के पश्चात उसकी सम्मति अभिप्राप्त कर लेता है। वाई ने शर्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 का बी, पूरी नहीं की, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है कि बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो 139 हो जाएगा उसका बी है। बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है, नहीं बल्कि हित का अंतरण होता है। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है, आप याद रखिएगा इस बात को। 40 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार को संबोधित करता है, तो उपयुक्त सभी वाद, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ अपराध करने के बाद तो पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है। आ को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है या संस्वीकृति, तो 41 का ए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। चलिए 42 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इस प्रकार का संस्वीकृति दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकती, तो जो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भवन का फोटोग्राफ है, तो यह है द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन बी। जल्दी कर लेंगे। लिखा है कि ए चोरी करने की मंशा से बी के घर में घुसता है। बी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक को घेरकर लकड़ी के डंडे से हमला करता है। अपनी जान के को संकट में देखकर ए पिस्तौल से गोली चलाता है। बी की मौत हो जाती है। ए ने किया है, तो यहाँ पर किया है, ऑप्शन हो जाएगा डी, मर्डर किया है, यहाँ पर हत्या का दोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, तो 145 का हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। 46 जल्दी से देख लेंगे। लिखा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत शमनी नहीं है, तो 146 का बी, धारा 353। 47 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं, तो 147 का ए, प्रक्रिया जहां अपीली न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित है, धारा 392। चलिए 48 देखेंगे। 48 में कह रहा है कि सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचरण की अधिकारिता होती है, कारण सिविल वाद का संज्ञान अभियुक्त के रूप में वर्जित होना चाहिए, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का वह है सी, ए सही लेकिन आर गलत है। चलिए 49 देख लेंगे। ए एवं 20 से 1,000 रुपये के लिए सी के विरुद्ध वाद लाते। सी का एक ऋण जो ए द्वारा उसे शोध है, यहाँ पर सी उस ऋण का, तो 149 का डी हो जाएगा सही। मुजारा नहीं कर सकता जो केवल ए के विरुद्ध शोध है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश के आदेश को प्रभाव मुक्त उनमें हेरफेर या उसे अपास्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी, नियम 39, आदेश 39 नियम 4। तो यह मित्र थे, यह लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट था। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुँचे, पानी की बोतल, अपना एडमिट कार्ड, बॉल पेन ये सब रख कर ले जाएं, एक फ़ोटो आईडी ले जाएं, 1-2 फ़ोटो डाल लें और कुछ खाने पीने के लिए ले जाएं, क्योंकि 9:30 से 11:30 और उसके बाद 2:30 से 4:30 तक आपका लंबा पेपर है। तो आप लोग समय से पहुँचें। आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।